फ्रेंच नोबेल लॉरेट ने उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। HIV को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू फ्रेंच ज़ुबान में है। बहुत कम लोगों को फ्रेंच समझ में आती है, मुझे भी नहीं समझ में आती है। तो उसके नीचे अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद, यानी अंग्रेज़ी में उसकी ट्रांसलेशन है। आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तब भी बहुत कम लोगों को समझ में आएगा कि वो आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। चलिए, अब जो भी कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर जो कुछ शैतान बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को डराने का है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उनको मौत नज़र आती है, जिसमें उनको डर खौफ वाली कोई चीज़ नज़र आती है, फ़ौरन एकदम से व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। और कई तो नीचे लिख भी देते हैं, अगर आपने फॉरवर्ड नहीं किया तो फिर आपके साथ ये हो जाएगा। उन्हीं में से कुछ शैतानों ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है वो फॉरवर्ड किया और अब वो व्हाट्सएप सब जगह घूम रहा है। बड़े अक्लमंद, पढ़े लिखे, सुलझे हुए लोग वो भी उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को जो पढ़ रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, यार कमाल की बात करते हो, नोबेल प्राइज मिला है इसको, नोबेल प्राइज मिला है तो ये क्या हवा में बातें कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिलने के बाद क्या कुछ हुआ, क्या आप जानते हैं? इनकी मानसिक स्थिति आज के दिन कैसी है, यानी मेंटल स्टेट कैसी है इनकी, क्या आप जानते हैं? क्या आप वाकिफ हैं कि 112 के करीब साइंटिस्टों ने बाज़ाब्ता एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये कहा कि एक वो शख्स जो कल तक हमारे साथ मेडिसिन में था और बहुत अक्लमंद और बहुत काबिल आदमी था, जिसने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस को जिसने डिस्कवर किया था, हमको कभी नहीं लगता था कि एक दिन वो आएगा कि वो बेवकूफ़ाना बातें करना शुरू करेगा। वो मेडिसिन को लेकर ऐसी बातें करना शुरू करेगा जिससे लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग मेडिसिन के फील्ड के उस्ताद माने जाते हैं। उसके बाद जो क्लेम उन्होंने किए हैं, अलग अलग तरह के जो उनके क्लेम हैं, वो उनके अपने क्लेम हैं। किसी एविडेंस की बुनियाद पर हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो खुद किसी लेबोरेटरी का इस समय हिस्सा हैं? नहीं। क्या वो किसी ऐसी लेबोरेटरी में इस समय काम कर रहे हैं या किसी ऐसी लेबोरेटरी की फंक्शनिंग को ओवरसी कर रहे हैं जहां पर कोविड-19 के वायरस को लेकर रिसर्च हो रहा है? वो भी नहीं। तो जो कुछ उन्होंने कहा है उसको इतना गंभीरता के साथ लेने की जरूरत क्या है? हमारे पास एविडेंस क्या है? हमारे पास एविडेंस ये है कि अमेरिका जो है तेजी के साथ अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर रहा है। क्या सिवाय इन नोबेल लॉरेट के बाकी अमेरिका में वायरोलॉजिस्ट नहीं हैं? क्या बाकी किसी ने दुनिया में नोबेल प्राइज नहीं लिया है? और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया है। और उसके बाद दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वायरोलॉजी की दुनिया में, एपिडेमोलॉजी की दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में, कार्डियोलॉजी की दुनिया में, पल्मोनोलॉजी की दुनिया में। वो सारे बड़े बड़े नाम अगर बार बार एक बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है कोविड-19 की इस जंग को जीतने का, आप वैक्सीनेट होइए, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। और वैक्सीन के अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं है। अब वैक्सीन करेगा क्या? वैक्सीन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। आपका ही जिस्म इस वायरस के साथ लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये देखा कि हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उन तमाम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इनमें से जितनी भी दवाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाइयाँ सिम्टोमेटिक हैं, यानी आपको बुखार आता है तो बुखार रोकने के लिए दवाई दी जा रही है। आपको बॉडी में लंग्स में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए आपको दवाई दी जा रही है। लेकिन जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं वो अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो दवाई आपके शुगर को थोड़ा एलिवेट करेगी, तो शुगर को रोकने के लिए आपको इंसुलिन दी जाएगी। इंसुलिन किस हद तक आपके शुगर को कंट्रोल कर पाएगी, डॉक्टर्स इसको लेकर भी क्लियर कट आपको कोई आइडिया नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके शुगर्स बहुत हाई रहते हैं। अब उस केस में आप क्या करेंगे? तो साफ तौर पर यह कि इस बीमारी का इलाज कोई भी नहीं। जब इस इन्फेक्शन का इलाज कोई भी नहीं तो इलाज क्या है कि आपके ही जिस्म में इम्यूनिटी आपकी जिस्म की इतनी बढ़ाई जाए कि जब ये वायरस आपके जिस्म के ऊपर हमला करे तो आपकी बॉडी, आपका जिस्म खुद ब खुद इस वायरस से लड़ाई लड़े और इसको लड़ाई में हरा दे। ये एकमात्र तरीका है। तो वैक्सीन करता क्या है? आपकी बॉडी को इसी चीज़ के लिए तैयार करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो जी,
जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, बहुत सारे लोग हैं जी डबल डोज वैक्सीन का लगवाया था, उसके बावजूद जो है कोविड पॉजिटिव हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई इस देश में? 14 करोड़ के ऊपर लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा ली है हमारे देश में, और आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर जो बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा 135 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा अगर इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत होगी? मान लीजिए 10 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, तो क्या उसके कारण 135 करोड़ लोग वैक्सीन ना लगवाएं? साफ तौर पर ही मतलब है, जहां ये वायरस एक आदमी से 100 आदमियों को बीमार करता है और उन 100 आदमियों में से 10 आदमियों को ये आईसीयू में पहुंचाता है, क्या वहां ये ठीक नहीं है कि वैक्सीन लगवाकर जो लोग कोमॉर्बिड नहीं हैं, जिन लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सेहतमंद लोग हैं जो इस वायरस के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाए। और जो लोग कोमॉर्बिड हैं, यानी मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी को हार्ट की कोई दिक्कत है, दवाइयां खा रहे हैं लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग दवाइयां खा रहे हैं, जो लोग दवाइयां खा रहे हैं उनकी इम्यूनिटी को भी इतना मजबूत कर दिया जाए कि कल अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर इन्फेक्शन होता है तो वो उस इन्फेक्शन के साथ इतनी लड़ाई लड़ सकें कि अगर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े तो हॉस्पिटल से वो सेहतियाब होकर घर वापस आ सकें। तो मकसद असल में वैक्सीनेशन का ये है। तो अब 2 डोज वैक्सीन के लगवाने के बाद जनाब बताइए फला आदमी जो है दोनों डोज लगवाने के बाद भी जो है फला आदमी की मौत होगी। हर एक शख्स का इम्यून सिस्टम अपना अपना है। आप एक शख्स को बिल्कुल तवाना, तंदुरुस्त, बिल्कुल ठीक ठाक देखते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम इसका इम्यून सिस्टम कितना ताकतवर है, कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितना कमज़ोर है। और एक शख्स आपको दिखता है बिल्कुल दुबला पतला सा है और आपको लगता है कि यार ये तो अगर इसको इन्फेक्शन हो गया तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं इन्फेक्शन हुआ तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा। तमाम चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस तरह का हम इस जो एनवायरनमेंट हमारा है, डॉक्टर्स का, वायरोलॉजिस्टों का, एपिडेमोलॉजिस्टों का, मेडिसिन के बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो खाना हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खाने से मेरी मुराद कि आप मैकडी खिला रहे हैं, आप डोमिनोज खिला रहे हैं, आप ये जितना भी जंक आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये जंक आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता नहीं, कम करता है। आप अपने बच्चों को फ्रूट खिलाइए, आप अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें दीजिए जिन तमाम चीज़ों से उसकी इम्यूनिटी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है नेचुरली उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाए। आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स के ऊपर, आप अपने बच्चे को अलग अलग तरह के कैप्सूल्स के ऊपर, अलग अलग तरह के पाउडर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं। आज भी वो जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि जनाब अगर आप खाना अच्छे तरीके से चबा के खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और जिस वक्त खाना खा रहे हैं आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका पूरे का पूरा शरीर उस खाने के साथ है, तो वो खाना आपके जिस्म को लगता है। ये हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे। और आज आप किसी डॉक्टर से बात करिए, डायबिटोलॉजिस्ट से बात करिए, वो आपको कहता है खाना खाते वक्त आपने ध्यान खाने के ऊपर रखना है। टेलीविज़न बंद कर दीजिए, कोई वीडियो देख रहे हैं वो मत देखिए, लेकिन आप अपना ध्यान सारा खाने के ऊपर रखिए और खाने को चबा चबा के मज़े ले लेके खाइए। तो क्या मतलब है? वो सारा मकसद है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं एनवायरनमेंट बदल गया है, इस वजह से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। आपके बच्चों की इम्यूनिटी इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, वो एक कारण है। लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को जब देखेंगे, आप जब अपने आप को देखेंगे कि आप स्कूल टाइम में क्या खाते थे, कॉलेज टाइम में क्या खाते थे, यूनिवर्सिटी टाइम में क्या खाते थे, किन चीज़ों से माँ बाप मना करते थे और आप किन चीज़ों को खाते थे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचे, कभी भी बहुत कम लोग हैं जो घर से खाने का डब्बा यूनिवर्सिटी साथ लेके जाते थे, बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोगों ने क्या करना, यूनिवर्सिटी पहुंचना, कॉलेज पहुंचना, कॉलेज से निकले तो चलिए जनाब बाज़ार में जो चीज़ मिली बिना देखे कि ये चीज़ की क्वालिटी है नहीं है, कम तेल में तली है, ज़्यादा तेल में तली है, मिल गई, चटकारे के लिए लगाने के लिए खाना ही खाना है। ये भी ध्यान नहीं रखना कि हम कहाँ से चीज़ को ख़रीद रहे हैं, कहाँ से नहीं ख़रीद रहे हैं। तो एक लंबा चैप्टर है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त बात थी सिर्फ उस फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट की जिसके व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप दिल से लगाए बैठे हैं, जिसके व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ आपको बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। हिल गया है उसका दिमाग, मैं नहीं, 112 साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी एक चिट्ठी में कह रहे हैं, वो चिट्ठी जो है आपको मिल जाएगी।
अब इसके बाद गूगल बाबा को क्लिक करके उस ल्यूक मॉन्टेनेग्रो की पूरी वो दास्तान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार है, ज़ुकाम है, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लीजिए। अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। गूगल बाबा बहुत कुछ कहता है और एक गूगल बाबा ने एक रास्ता हमको बताया। हम उस रास्ते पर चलते गए। हमने सोचा रास्ता हमें मंजिल पर पहुंचाएगा। शुक्र करिए गाड़ी को ब्रेक मारी, वरना खाई में पहुंच गए होते। गूगल बाबा कभी कभी ये कमाल भी करते हैं, गलतियां भी गूगल बाबा से कई बार हो जाती हैं। तो इसलिए गूगल बाबा के ऊपर उतना ही विश्वास करें जितने विश्वास के काबिल गूगल बाबा है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है, खासकर ल्यूक मॉन्टेनेग्रो वाला, इस नोबेल लॉरेट वाला, ये मेहरबानी करके इसको फॉरवर्ड करना बंद करें। उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है, जिस चीज़ के लिए लिया है वो काम हो गया। और अब जो वो क्लेम कर रहे हैं, जो इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया है, वो उन्होंने कहीं पर इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि इससे जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो सारे लोग मारे जाएंगे। ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा है। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो भी जब इतने सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि थोड़ा हिल गए हैं तो थोड़ा हिल ही गए होंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश ये, जो कुछ वेस्ट कहता है, अमेरिका के लोग जो कुछ कहते हैं सब सत्य नहीं है। अमेरिका का वायरोलॉजिस्ट कह रहा है, यूरोप का बायोलॉजिस्ट कह रहा है, हमारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? आपको जब डायबिटीज होती है तो आपका इलाज कौन करता है? वो तो आपका जम्मू का डॉक्टर करेगा, कश्मीर का डॉक्टर करेगा, दिल्ली का डॉक्टर करेगा। फ्रेंच डॉक्टर आपको देखने तो नहीं ना आ रहा। आपकी बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है। यूरोप के आदमी की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। अमेरिका के आदमी की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, उसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, आपकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। और मेरी फिजियोलॉजी से ये मुराद नहीं कि उनकी आंख की जगह कान है। मेरी मुराद ये है उनके जिस्म का स्ट्रक्चर, उनका ढांचा, उनका डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है। इसीलिए जो अमेरिका में, जो थ्योरी अमेरिका में चलती है वही थ्योरी भारत में भी चले, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। आप लोगों से गुजारिश ये कि ये नोबेल लॉरेटों के फॉरवर्ड बंद करिए, रिलैक्स करिए। थोड़े दिनों के लिए अगर आप अपने मोबाइल से फेसबुक और व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे ना 10 दिनों के लिए, और 10 दिनों तक आप इंटरनेट के ऊपर अगर कहीं बैठने का मौका मिलता है तो WHO की वेबसाइट के ऊपर, ICMR की वेबसाइट के ऊपर, या जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। तो कौन है ल्यूक मॉन्टेनेग्रो, कौन है, कहाँ है, किधर है, कोई पता नहीं चलेगा आपको। तो ल्यूक मॉन्टेनेग्रो को छोड़िए, अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन लगवाइए, टाइमली लगवाइए। ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। हम लोगों ने भी वैक्सीन का 1 डोज लगाया है, दूसरा डोज अगस्त में जाके लगना है, ठीक है? तो उसका इंतज़ार है। तो अगस्त जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से गुजारिश है, वैक्सीन लगवाएं। ल्यूक मॉन्टेनेग्रो को जो कुछ वो कह रहा है उसको फ्रांस में कहने दीजिए, वो फ्रांस के लोग निपट लेंगे उससे, ठीक है जी? मुझे और आपको साइंस जो कहती है वो ये कहती है कि वैक्सीन लगवाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़वाइए। और उसके बाद जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, जो टिक्कियाँ खा रहे हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कोई भी दिक्कत है, आपने वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बंद नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाते रहेंगे, मास्क लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपके घर में किसी को बुखार आता है, किसी को 3-4 दिन लगातार बुखार रहता है, तो उससे आप दूर रहिए, अपने आप को उससे अलग कीजिए, उसको आइसोलेट कर दीजिए और फौरन डॉक्टर को कॉल कीजिए। मगर कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी वाले वैक्सीन लगाने के बाद भी डबल एहतियात करेंगे, और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो भी मुकम्मल एहतियात करेंगे। जब तक कि मैक्सिमम मेजॉरिटी, मतलब 70% लोग जब तक हमारे देश में वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तब तक आपको, मुझे, हम सबको प्रिकॉशंस लेने। अगर 70 भी ना हो, 50% भी हो, तो वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50% लोग अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं हमारी कंट्री में, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद उन लोगों को की भी होगी जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए होंगे और पॉजिटिव होकर जिनको इम्यूनिटी मिली होगी, तो उनकी तादाद भी होगी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा हम लोगों ने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वैक्सीनेट करवाएंगे और ल्यूक मॉन्टेनेग्रो को फिलहाल हिला हुआ समझ के उसकी थ्योरी पर गौर नहीं करेंगे।